Hello everyone. Today I am going to start the rest part of this lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. The author wrote this chapter as a pen portrait of his grandmother. बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो राइटर है वो दादी का वर्णन करते हुए क्या बताते हैं कि वो एक बहुत वृद्ध महिला थी, उनके मुख पे इतनी झुर्रियाँ थीं, वो मोटी भी थी, थोड़ी झुकी हुई थी। तो राइटर को ये बिलीव करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि दादी एक समय में जवान और बहुत खूबसूरत थी, जैसा कि उनके आसपास के लोग उन्हें बताते थे। तो चलिए आगे का हम रेस्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ पर छोड़ा था कि जो स्कूल से आते समय जो दादी और उसके बच्चे थे, दोनों घर आते थे और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते हुए आते थे और वो कुत्ते उनका पीछा करते हुए घर तक चले आते थे। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। बच्चा बताता है कि जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, उनके माता पिता जब मतलब जो उन्होंने सेटल हो गए तो उन्होंने शहर में दादी को भी बुला लिया और मुझे भी बुला लिया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये घटना जो थी वो दादी और राइटर के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंधों में एक मोड़ लेती है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी छोड़ने के लिए। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, और मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगा था और गाड़ी से मतलब बस आने लगी थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। बच्चों, यहाँ पर अब दादी के और बच्चे के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया था कि अब उसकी कमरा एक नहीं शेयर करते थे, दोनों कम बात करते थे। शहर में नए होने की वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाने लगा था, बस से जाता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं उनको मिलते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड इन आवर सिटी हाउस, इसलिए उन्होंने अपने घर के आंगन में ही स्पैरोज यानी चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे हम लोगों के दूरियां बनती चली गई, एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी, कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि तुम्हें आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the laws of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. etc. अब वो उन्हें बताता कि मुझे वेस्टर्न साइंस के बारे में सिखाया जाता, ग्रेविटी के नियम बताते, प्रिंसिपल और सब सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाता, वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार के बारे में कि वो गोल है, ये सब बताया जाता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब चीज़ें सुनकर दादी माँ बड़ी दुखी हो जाती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मुझे शिक्षा देने में वो अब मदद नहीं करती थी क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं जानती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट थॉट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो अब मेरी लेसनों में मुझे सिखाने में या मुझे पढ़ाने में मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वो विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में स्कूलों में जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी, और यही चीज़ उनको दुखी कर रही थी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें ना तो भगवान के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, केवल ये सब चीज़ें क्या पढ़ाई जा रही है दादी माँ को समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये लग रहा था कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ तो दी नहीं जाती, ना ईश्वर के बारे में बताया जा रहा, ना धार्मिक किताबों के बारे में बताया जा रहा था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर गोइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने उनको ये भी बताया कि हमें म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, तब जाकर वो बहुत दुखी हो गई, निराश हो गई।
टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके लिए जो संगीत था वो एक बहुत मतलब छोटा काम था। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर ल्यूड से मतलब होता है जो बहुत छोटे लोगों का काम होता है, जी हमारी सोसाइटी के लोगों का काम नहीं है, ये सभ्य लोगों का काम नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोर्स। ये जो काम था, ये एकाधिकार था, ये अच्छे लोगों का काम नहीं था, बैगर्स भिखारियों का काम था। अच्छे सभ्य परिवार के लोग संगीत नहीं सीखा करते थे। ये बच्चों उस समय की बात है जब बहुत समय पहले जब संगीत को अच्छा नहीं माना जाता। ये सब संगीत गाना बजाना ये सब छोटे लोगों का यानी भिखारियों का, गरीब लोगों का काम हुआ करता था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने कहा तो कुछ नहीं लेकिन मन ही मन में उसने अपनी अस्वीकृति दे दी कि ये काम अच्छा नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद रेयरली मतलब होता है बहुत कम, टॉक टू मी, वो उसके बाद से जब से उसको पता चला कि संगीत सीख रहा है तो उसने उनसे बात करना बंद कर दिया। दादी ने अपने पोते से बात करनी कम कर दी, कभी कभार उनसे बात करना करती थी, अदरवाइज उनसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया। When I went up to university, I was given a room my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with resignation. जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, I was given a room of my own. मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। मेरे और दादी के माँ के बीच में जो लिंक थी वो अब रुक चुकी थी, कम हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टू हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। और मेरी दादी माँ ने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया था। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन मतलब जो लोगों से दूरी बनाना, उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वो उसने अपने स्पिनिंग व्हील जो चरखा होता था वो उससे अपने एनीवन, स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसने अपना जो चरखा था, स्पिनिंग व्हील बोलते हैं चरखे को, उस किसी से भी बात करना उन्होंने बंद कर दिया था और अपना कभी कभार चरखा चला लिया करती थी अपने टाइम पास के लिए। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह सूरज निकलने से सूरज डूबने तक वो एक जगह बैठी रहती थी, अपना व्हील को स्पिनिंग कर यानी चरखे को चलाती रहती थी, अपनी प्रेयर गाती रहती थी, अपना समय कैसे भी पास करती रहती थी। लेकिन उन्होंने लोगों से यानी और सभी लोगों से बातें करना बंद कर लिया था, यानी अपना अकेलापन, लोगों से दूरी बना ली थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. लेकिन केवल दोपहर के समय थोड़ा सा रिलैक्स करती थी थोड़े समय के लिए, और उसी समय वो अपने स्पैरोज को फीड कराती थी यानी दाना डालती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into the little beds, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. While she sat in the veranda breaking, जब वो बरांडे में बैठती थी और छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके चिड़ियों को खिलाया करती थी, हजारों मतलब कई सौ चिड़ियाँ उनके आसपास कलेक्ट हो जाती थी। और वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिर्पिंग, इसका मतलब होता है चिड़ियों की जो आवाज़ होती है, चहचहाट होती है। बहुत सारी चिड़ियाँ जब वहाँ कलेक्ट हो जाती थी तो चिड़ियों की जो चहचहाट थी वो अपने आप चिड़ियों की आवाज़ से पूरा बरांडा गूंजने लगता था। Some came and perched on her leg, other on shoulders. कुछ चिड़ियाँ आकर के उनके पैरों के आसपास या पैरों के ऊपर या पैरों के किनारे किनारे बैठ जाती थी, कुछ चिड़ियाँ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती। Some even sat on her head, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। She smiled, वो मुस्कुरा देती थी, but never shooed them away. Shoot मतलब यहाँ पर होता है भगाना, यानी किसी को जब चिड़ियों को उड़ाते हैं भगाते हैं तो उनको हटाती नहीं थी, वो बस मुस्कुराती रहती थी और उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। यही आधा घंटा जो उनको मिलता था, उन्हें चिड़ियों के साथ बैठती थी जितने समय तक, यही आदत उनको सबसे ज़्यादा सुख प्रदान
करती थी। यही इसी समय पर वो केवल अपने आप को खुश महसूस करती थी। When I decide to go to abroad for further studies का मतलब यहाँ पर है मतलब आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे, अब्रॉड मतलब विदेश, अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी दादी माँ को बहुत दुख होगा। आई वुड बी अवे फ्रॉम 5 years एट हर एज वन कुड नेवर टेल। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं इनसे 5 साल तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी, इस उम्र में तो वो मैं उनको बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस उम्र में राइटर जो थे उनको ये लग रहा था कि दादी माँ मेरी इतनी बूढ़ी हैं और मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को भी ये सब बताना उसको बड़ा कठिन हो रहा था, और वो कह रहा था कि अगर ये दादी माँ सुनेंगी तो बड़ा निश्चित ही उनको बड़ा दुख लगेगा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अपनी इमोशंस को, यानी जो फीलिंग्स थी, फीलिंग ऑफ सैडनेस, इमोशन, सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो उनकी फीलिंग्स थी, वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने अपनी दिखाया नहीं। शी केम टू मी लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे ना तो बात की और ना ही उन्होंने अपनी कोई फीलिंग्स मेरे पास मतलब मुझे जाहिर की। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट ऑफ प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो लिप्स थे वो कंटिन्यू प्रेयर कर रहे थे, उनका माइंड भी प्रेयर की तरफ था, और उनकी उंगलियां जो थीं वो मोतियों की माला जो जपती रहती थी उन पर उनके बराबर हाथ चल रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the most moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Her fingers were busy telling the beats of a rosary, उनकी उंगलियां जो थी वो माला जप रही थी। Silently she kissed my forehead, अचानक शांत चुपचाप उन्होंने आकर मेरे फोरहेड पर, मेरे माथे पर किस किया। And when I left I cherished the moist imprint, और जैसे ही, चेरिस्ट का मतलब होता है जो पकड़कर, जब कोई जो हमारा बहुत प्रिय होता है ना, उसको जब हम पकड़ करके किस करते हैं, और जब उन्होंने छोड़ा तो उनका जो किस करने से उनके माथे पे जो एक गीलापन महसूस हुआ उनको, मॉइस्ट, ठीक है, तो उसकी जो छाप उनकी माथे पर छोड़ी उन्होंने, तो परहैप्स उनको लगा यही फिज़िकल कांटेक्ट बिटवीन अस, यानी हम दोनों के बीच में जो फिज़िकल कांटेक्ट, यानी जो दादी माँ ने मुझे लास्ट टाइम छुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारा एक आखिरी टच है। दादी माँ ने मुझे जो छुआ उसको वो अपने आप को फील कर रहा था राइटर, कि दादी ने मेरे माथे पे जो किस किया है उससे जो गीलापन उसके माथे पर महसूस हुआ, उसे वो बड़ी खुशी मिली कि ये शायद मेरी दादी के साथ ये लास्ट टच हो सकता है, क्योंकि मैं 5 साल बाद लौटूंगा, पता नहीं मुझे फिर दादी मिलेगी कि नहीं। तो दादी का जो टच था वो उसको बड़ा ही अच्छा फील कराता है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि राइटर सोच रहा था, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, जब मैं 5 साल बाद लौटा तो मैंने क्या देखा, दादी माँ मुझे स्टेशन लेने आई, मैं उनसे वापस मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मुझे वैसी ही दिख रही थी जैसी मैं उनको छोड़ के गया था, मुझे और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और उन्होंने मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। आई कुड हियर द रेसिटिंग हर प्रेयर, और अभी भी वो अपनी प्रेयर को बराबर अपने लिप्स पे बोलती जा रही थी, यानी प्रेयर करती रहती थी मन में। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और वो even on the first day of my arrival, मेरे आने के पहले दिन से ही वो उतनी ही प्रसन्न दिख रही थी, और मतलब उनका जो हाव भाव थे, वो मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट विद हर, वो अपने सारी खुशी के पल जो थे वो अपने स्पैरो के साथ ही बांट रही थी, जिनको वो बहुत लंबे समय से खिलाती चली आ रही थी। और विथ फ्रिवलियस रिब्यूक्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो प्यार से डांटना झटकाना होता है ना,
तो उसको जो चिड़ियों को खिला रही थी, तो उसमें चिड़ियों को जो भगाने का या जो चिड़ियों को खिलाने का जो तरीका था, वो डांट, प्यार भरी जो डांट का झटका देने वाला होता है ना, वो उसके साथ वो स्पैरो को फीड करा रही थी बड़ी प्रसन्न होके। यानी प्रसन्न तो थी, चिड़ियों को भी ऐसे डांट रही थी जैसे डांटने, प्यार में जो डांटा जाता है उस तरह से चिड़ियों को डांट के भगाने की कोशिश कर रही थी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। पढ़ेंगे हम अपना लास्ट पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, और उसी समय हम अपने लेसन को एंड भी करेंगे। अब आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए और वर्ड मीनिंग ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।